अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फार लूप। फार लूप भी एक रिपीटिटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, रिपीटिटिव कंट्रोल प्रोग्राम का हिस्सा है। जिस तरह के हमने पहले देखा था डू वाइल और वाइल लूप थी। अब फार लूप का काम भी क्या है, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को स्पेसिफिक नंबर्स के जितने नंबर हम उसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उन नंबर के अगेंस्ट उनको क्या काम करती है, एग्जीक्यूट करती है, कंसोल स्क्रीन पे शो करवा रही होती है, प्रिंट करवा रही होती है। तो अब मैंने इधर लिखा है कि ये क्या है, मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप है। अब फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत इजी है दूसरी की निस्बत, डू वाइल और वाइल कंडीशन की निस्बत, और इसका काम जो है वो इजी अंडरस्टैंडेबल है। अब चूंकि ये इजी अंडरस्टैंडेबल है तो इसलिए ज़्यादातर जो प्रोग्रामर हैं वो इसको ही, इसी लूप को प्रेफर कर रहे होते हैं डू वाइल और वाइल की निस्बत। अब इसका एक और नाम जो है वो है काउंटर कंट्रोल लूप। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उसी तरह कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम का हिस्सा है, इसलिए इसका एक और नाम क्या है, काउंटर कंट्रोल लूप है। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं और इसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि ये काम कैसे करती है और इसको हम कैसे राइट कर सकते होते हैं। उसी तरह मेन की बॉडी में जाके वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। अब इसके दो मेथड होंगे। एक तो हम उसको वेरिएबल पहले से भी डिक्लेयर करवा सकते हैं फॉर स्टेटमेंट से, फॉर लूप से पहले, और हम फॉर लूप के अंदर जहां मैंने लिखा है फॉर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, इस जगह पे भी हम इसको डिक्लेयर भी करवा सकते हैं और इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। एक वेरिएबल है, दो है, तीन है, चार हैं, जितने भी वेरिएबल हैं, अगर एक या दो से ज्यादा वेरिएबल हैं तो उनके दरमियान हम डिफरेंस क्या है, एक सिंगल कामा की मदद से उनमें डिफरेंस लेके आएंगे। उसके बाद टर्मिनेटर साइन या सेमीकोलन साइन मैंने यूज किया है। जिस तरह उसका सिंटैक्स है, इनिशियलाइजेशन भी हो गई, डिक्लेरेशन भी हो गई है। तो उसके बाद क्या है, कंडीशन। अब दूसरे नंबर पे उसकी जो भी कंडीशन होगी, किसी भी वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, अब उसकी कंडीशन चेक होगी। अगर एक वेरिएबल है तो उसके अगेंस्ट मैं कोई भी नंबर के अगेंस्ट या कुछ भी उसकी वैल्यू जो है वो वेरीफाई कर रहा हूँ कंडीशन के थ्रू। अगर मेरे पास दो वेरिएबल है, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं और उन दो वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया है या मैंने यूजर से वैल्यू ली है, तो दोनों सूरतों में क्या है, अब उसकी कंडीशन में चेक कर रहा हूं, दूसरे नंबर पे उसकी कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो उस सूरत में क्या है, जो बॉडी है उसकी फॉर लूप की, उसमें कर्सर जो है उसमें चला जाएगा और सारे के सारे जो स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है या एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, वो सारी प्रिंट हो जाएंगी और उन स्टेटमेंट को वो कॉल कर देगा। अब तीसरे नंबर पे, तीसरे स्टेप पे जब स्टेटमेंट कॉल हो चुकी हैं तो उसके बाद क्या है, टर्मिनेटर साइन कंडीशन के बाद है, तो टर्मिनेट हुई वही जो इंस्ट्रक्शंस थी, वो एक इंस्ट्रक्शन थी या एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन थी, तो वो टर्मिनेट हुई। उस टर्मिनेशन के बाद चौथे नंबर पे अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा उस वेरिएबल के अंदर जिस वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर करवाया हुआ है और उसको कोई ना कोई वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है। अब जब तक उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी और कंडीशन हमारी ट्रू होती जाएगी, तब तक वो बार बार जो भी स्टेटमेंट होगी फॉर लूप की बॉडी में वो दोबारा प्रिंट होती जाएगी। जब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है वो कंडीशन से मीट नहीं करेगा, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो उस सूरत में क्या है, हमारा प्रोग्राम जो है वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाहर अगर कोई एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, कोई और इफ एल्स कंडीशन यूज की गई है या और कोई फंक्शन यूज किया गया है या कुछ भी लूप यूज की गई है, तो उस सूरत में वो उस पे टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसके फ्लो चार्ट में भी बिल्कुल वैसे का वैसे ही मैंने सारी चीजें दिखाई हैं आपको कि सबसे पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसकी इनिशियलाइजेशन हुई, इनिशियलाइजेशन के साथ ही डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन हुई, और इनिशियलाइजेशन हो गई है तो उसके बाद क्या है, उसकी कंडीशन चेक हो रही है। अब कंडीशन अगर ट्रू थी तो लूप की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट क्या होगी, प्रिंट हो गई है। उसके बाद पोस्ट एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, पोस्ट एक्सप्रेशन मीन उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हमने फॉर की सिंटैक्स में, फॉर लूप के सिंटैक्स में एंड पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखा है, वो पोस्ट एक्सप्रेशन है, यानी कि एंड पे है। अब पोस्ट एक्सप्रेशन क्या है, एंड वाला इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया है उसके बाद दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगी, वो ही वेरिएबल जो है जो हमने, जिसमें हमने वैल्यू इंक्रीज करवाई है या डिक्रीज करवाई है।
अब अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से लूप की बॉडी में आ जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉर कंडीशन जो है, फॉर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी और उससे अगले अगर कोई लूप लगी हुई है, कोई फंक्शन है, कोई इफ कंडीशन है या कोई एक स्टेटमेंट है तो उसकी तरफ कर्सर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या वाकई ही फॉर लूप का सिंटैक्स यही है और इसी तरह जो है वो ऑटोमेटिकली कंडीशन चेक करके वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करती है या नहीं करती है। जी, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर स्टेटमेंट, फॉर लूप की स्टेटमेंट लिखी है। अब इसमें मैंने जो वेरिएबल है उसकी डिक्लेरेशन भी उसकी बॉडी में ही कर दी है, सॉरी बॉडी बोल रहा हूँ, उसकी जो सिंटैक्स है उसमें ही कर दी है। डिक्लेरेशन उसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है, एक वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यू 1 है। अब क्या है, उसकी वैल्यू जो 1 से इनिशियलाइज करवा दी है, उसके बाद क्या है, मैं उसकी कंडीशन चेक करना चाह रहा हूँ कि ए जो है वो 20 से लेस देन है और इक्वल टू है। अब आपको पता है कि 1 जो है हमेशा 20 से लेस देन ही होगा, तो अब क्या है, वो कंडीशन ट्रू हो गई है। अब ट्रू की सूरत में जो फॉर लूप की बॉडी है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बॉडी के किसी भी चीज के कंडीशन, इफ कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशन है, उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखी हुई है तो ऑटोमेटिकली वो उसको बॉडी कंसीडर करेगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट है तो हम उसको मैनुअली क्या करते हैं, करली ब्रेसेस की मदद से उसको बॉडी बताते हैं कि ये उसकी बॉडी है। अगर तो एक स्टेटमेंट मैंने लिख दी तो जो इंटेलिजेंट कंपाइलर होंगे वो एक स्टेटमेंट को रीड करके उसको प्रिंट करवाना है या कुछ भी करना है तो उस स्टेटमेंट को ही रीड करेंगे। उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट, एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट, अब एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट को रीड कर लिया, उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दी तो उस सूरत में जो इंटेलिजेंट कंपाइलर होंगे वो इसको रीड नहीं करेंगे, वो उस प्रोग्राम को एक स्टेटमेंट रीड करने के बाद टर्मिनेट कर देंगे। अब जो इंटेलिजेंट नहीं है कंपाइलर, वो क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट को रीड कर लेंगे, दूसरी स्टेटमेंट में क्या है वो एरर शो करवा देंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी एक प्रोग्राम के अंदर ये एरर जो था वो शो करवाया था और उसको रिजॉल्व भी किया था। अब ए की वैल्यू जो है 20 से कम थी तो उसने एक जो स्टेटमेंट थी उसके जरिए मैंने उसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब बैकस्लैश एन मैंने इसलिए यूज किया है कि जब भी एक बार एक वैल्यू जो है, अब 1 जो है उसकी वैल्यू, ए की वैल्यू जो है, ए वेरिएबल उसकी वैल्यू 1 थी तो 1 क्या है, स्मॉलर देन है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, 1 मैंने उसको प्रिंट करवा दिया। अब बैकस्लैश एन के जरिए जब न्यू वैल्यू आएगी तो वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे आ गई, ताकि मुझे पता चल जाए कि नई वैल्यू जो आ रही है वो नई लाइन पे है, वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो चुका है। अब उसके बाद दोबारा से जो पोस्ट एक्सप्रेशन था उसमें गए हम, तो इंक्रीमेंट किया है उसमें मैंने ए वेरिएबल का। अब ए वेरिएबल का इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा से वो कंडीशन चेक की उसने। अब वैल्यू 2 हो गई थी उस वेरिएबल की, 2 जो है वो 20 से छोटा है अभी भी, तो कंडीशन ट्रू है। उसी तरह फिर उसने जो 2 नंबर था उसको प्रिंट करवा दिया। इसी तरह जब तक 20 कंप्लीट हो जाएंगे, 20 तक नहीं जाएगा, तब तक क्या है वो दोबारा दोबारा कंडीशन ट्रू होती जाएगी और वो नंबर दोबारा दोबारा न्यू लाइन पे शो करवाता जाएगा। अब अगर क्या है वो वेरिएबल क्या है वो एक्सीड कर जाता है, कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है, अब 20 के बाद 21 वैल्यू हो गई, तो 21 की सूरत में क्या है, अब 21 की सूरत में जो भी वैल्यू है वो ना तो लेस देन है ना इक्वल टू है। कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी और वो फॉर की बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं कि वाकई इसी तरह 1 से लेकर 20 तक हमें प्रोग्राम जो है वो नंबरिंग दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। तो उसने क्या किया, 1 से स्टार्ट हुआ और ऑटोमेटिकली 20 तक क्या है इंक्रीमेंट करके मुझे वैल्यू शो करवा दी है। अब इसका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज करते हैं। अगर मैंने एक वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज तो करवाया इधर, लेकिन उसको डिक्लेयर बाहर करवा दिया है, तो इस सूरत में भी क्या है, सेम चीज है। अब इसको हम बोल रहे थे ये क्या है, सबसे फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी, हम उस लूप के अंदर ही उसको डिक्लेयर भी करवा रहे थे और उसको इनिशियलाइज भी करवा रहे थे। अब उसकी मैंने डिक्लेरेशन जो है वो फॉर के सिंटैक्स से बाहर करवा दी है और उसकी डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन जो है वो फॉर की अंदर ही करवाई है, तो फिर भी उसका रिजल्ट जो है वो सेम ही होगा।
अगर मैं एक और काम करना चाह रहा हूं तो उस सूरत में अगर मैं वैल्यू जो है वो यूजर से लेना चाह रहा हूं, अब वैल्यू जो है मैं वो यूजर से लूंगा, किसकी वैल्यू, जो वेरिएबल मैंने लिया है। अब ए वेरिएबल जो है जब भी मैं उसको एक बार रन करूंगा तो वो मुझे ये स्टेटमेंट दिखा देगा कि ए वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू जो है वो इन कर दो। तो अब मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू इन करवाना चाह रहा हूं किससे, यूजर से। तो स्कैन एफ की मदद से मैं यूजर से वैल्यू लूंगा किसकी, उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए बता दिया कि उसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है और ए वेरिएबल है मेरे पास, और उसका टर्मिनेटर साइन जो है सेमीकोलन साइन यूज कर दिया है। अब क्या है, अब यूजर जितनी भी वैल्यू इन करेगा उसके आगे जो है वो वैल्यू जो है वो कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन चेक होने के बाद उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। अब इस सूरत में अगर मैं उसको 10 वैल्यू दे रहा हूं तो 10 की सूरत में क्या है, वो 10 से इंक्रीज करके जितनी भी इंक्रीमेंट होंगे 10 से 20 तक मुझे दे रहा है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, उसकी वैल्यू 5 से ले रहा हूं तो वो उसी तरह 5 के आगे क्या है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके मुझे दे रहा है। तो ये उसका छोटा सा एक सिंटैक्स था, उसका छोटा सा एक प्रोग्राम था जिसको मैंने राइट किया, फॉर लूप का सिंटैक्स आपको बताया, उसकी वर्किंग बताई। आज के लेक्चर में इतना ही, नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।